हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अवयव और अवयव के प्रकार और उसकी जो प्रश्नावली 3.1 थी उसको हमने हल किया था। ठीक है, आज हम उससे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो जो अवयव होते हैं उनको जोड़ा कैसे जाता है, उनको घटाया कैसे जाता है, तो उन पर संक्रिया किस तरीके से लगाई जाती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको एक्सरसाइज करवाई जा रही है वो आपको शायद स्कूल में नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप यहीं से नोट करें, इसको कंप्लीट कर लें, ताकि हम स्कूल में इससे आगे की एक्सरसाइज ऑफलाइन क्लासेस में आपके सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने डाउट जरूर शेयर करें, ताकि इसका जो रिवीजन है वो आपका नहीं होगा, इसलिए आप डाउट अभी से क्लियर कर लें। और हो सकता है इस एक्सरसाइज को करवाया भी जाए, लेकिन शॉर्ट में इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ें और पूरा कंप्लीट कर लें इस टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आज है आपका अवयव पर संक्रियाएं। किस तरीके से पर संक्रियाएं क्या करना है आपको, अवयव पर क्या करनी है हमको, संक्रिया करनी है, मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। ठीक है, और इस तरीके से तो उसमें सबसे पहली बात करें, सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो योग संक्रिया। कौन सी संक्रिया? योग संक्रिया। अवयव को क्या करना है, जोड़ना है। दो अवयव पर क्या लगानी है हमको, योग संक्रिया लगानी है। ठीक है, तो योग संक्रिया लगाने के लिए तो दो अवयव को सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि शर्त क्या होगी, शर्त क्या होगी कि दो अवयव हमेशा नहीं जुड़ते। इसके लिए शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपका क्रम समान होना चाहिए। क्रम समान, अवयव का जो क्रम था जिसको हमने कहा था पंक्ति इंटू स्तंभ, तो वो जो है वो क्या होना चाहिए, दो अवयव ऐसे होने चाहिए जिनकी क्रम समान हो। क्रम क्या समान हो तो उनका योग हम कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं अवयव का योग कर सकते हैं जिनका क्रम समान है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक अवयव है आपका ए, जो कि क्या है, ए आई जे। क्या है, ए आई जे, और इसका जो क्रम है वो m इंटू n है। m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। और दूसरा जो अवयव है इसको हम कहेंगे बी आई जे, और इसके अंदर अवयव क्या है, बी आई जे, और इसके जो पंक्तियां और स्तंभ है वो क्या है, m इंटू n है। क्या है, m इंटू n है। अब यहाँ पर देखो, इसका क्रम भी मैंने क्या लिखा है, m इंटू n, और इसका क्रम भी क्या लिखा है, m इंटू n। तो क्रम समान है तो इन दोनों अवयव का योग संभव है, और योग संभव है तो इन दोनों का योग होगा। किस तरीके से होगा, योग कर लेते हैं, a प्लस बी। a प्लस बी क्या आएगा, तो नया अवयव आएगा। नया क्या आएगा, अवयव आएगा। नया अवयव कैसे आएगा, तो नया अवयव आएगा, लेकिन उसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम क्या है, m इंटू n, इसका क्रम क्या है, m इंटू n ही होगा। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, योग किया जाएगा, तो नया अवयव आएगा, उसका भी क्रम क्या आएगा, m इंटू n ही होगा। और अंदर जो अवयव आएंगे वो कैसे आएंगे, तो अंदर दूसरा क्रम समान है तो जोड़ा जाएगा, और जोड़ा कैसे जाएगा, संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, संगत अवयवों का योग। क्या कर देंगे हम, संगत अवयवों का योग कर देंगे। मतलब क्या कि यहाँ पर जो ए आई जे वाला अवयव है वही आई जे वाला अवयव यहाँ पर कौन है, बी आई जे, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। अगर यहाँ पर A12 कौन सा अवयव है, A12, तो यहाँ पर किससे जोड़ा जाएगा, A12, और लिखा कहाँ जाएगा, तो A12 की जगह पर। मतलब क्या है, ए आई जे जोड़ा जाएगा बी आई जे से। ठीक है, यहाँ का अवयव यहाँ के अवयव से जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे मैंने कहा कि ए अवयव है वो आपका है 1 2 3 4 5 6, और बी अवयव है इस तरीके से 2 3 4 5 2 1, इस तरीके से ये दोनों अवयव हैं। तो इन दोनों को जोड़ना है तो सबसे पहले इनका क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। तो इसका क्रम हो गया 2 इंटू 3, और इसका क्रम भी क्या है, 2 इंटू 3। दो पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो जो नया अवयव होगा उसका क्रम भी क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। क्या होगा, 2 इंटू 3 का ही होगा। दो पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे, तो इसमें अवयव जो आएंगे वो वही 6 आएंगे।
तो ये A11 है, A12, A13 इस तरीके से आएंगे। क्या करना है आपको? संगत अवयव को जोड़ना है। तो यहाँ का जो ये 1 है जो A11 की जगह पर है और ये B11 की जगह है, A11 है वो B11 से जुड़ जाएगा। तो 1 + 2 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। फिर 2 + 3 5 आ जाएगा और 3 + 4 7 आ जाएगा और 4 + 5 9 आ जाएगा और 5 और 2 7 और 6 और 1 7। इस तरीके से आपका A + B निकल कर आ जाएगा। लेकिन शर्त ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर आपको C अवयव दे दूँ, क्या सा अवयव दे दूँ? C अवयव दे दूँ और C अवयव कुछ इस तरीके से है 2 1 3 1 इस तरीके से है, तो इसको अगर मुझे B से जोड़ने के लिए बोला जाए कि B और C को जोड़ो, तो आप नहीं जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका क्रम क्या है? 2 × 3 और इसका क्रम क्या है? 2 × 2। इस तरीके से तो B + C जो है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, A + C भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका क्रम 2 × 2 है, तो इससे कौन सा अवयव जुड़ेगा? 2 × 2 का जो होगा वही अवयव जुड़ सकेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी? योग संक्रिया की। किसकी बात की? योग संक्रिया की कि दो अवयवों को जोड़ा कब जाता है? तो क्रम समान होना चाहिए और तब उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं क्या कि अब इन दो अवयवों का क्या करना है आपको? व्यवकलन घटाना है। दो अवयवों को क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो आप उसको। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवयवों का वर्ग व्यवकलन। अवयवों का व्यवकलन की बात करते हैं। ठीक है, तो व्यवकलन कैसे करते हैं? तो अवयवों का व्यवकलन के लिए भी सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि शर्त क्या होगी, कब उन दोनों का व्यवकलन कर सकते हो, कब उन दोनों को घटा सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि वो हम सबसे पहली जो शर्त की बात आती है, फिर से वही बात है कि दो अवयवों को हम का व्यवकलन किया जा सकता है अगर उनका क्रम समान हो। क्या समान हो? क्रम समान हो। और तब हम कैसे घटाएंगे? तो संगत अवयवों को घटाना। संगत अवयव को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, या संगत अवयवों को एक दूसरे में से घटाएंगे। तो अवयव का व्यवकलन की अगर हम बात करें तो A = Aij। क्या हो गया? Aij। और इसका क्रम क्या लिखा मैंने? m × n। और B जो है उसका हमने लिख दिया Bij। और इसका क्या लिखा है? दोनों के क्रम क्या है? समान है। इन दोनों का व्यवकलन किया जा सकता है और व्यवकलन करें तो A - B कर सकते हैं। A - B से जो अवयव आएगा उसका क्रम क्या होगा? तो उसका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों का क्रम था। और कैसे घटाएंगे? तो संगत अवयवों को क्या कर दिया जाएगा? घटाया जाएगा। तो Aij में से घटा देंगे Bij को। Aij में से घटाएंगे Bij को। क्लियर? तो ये A - B हो गया। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो एग्जांपल के तौर पर फिर से ऐसे ही लेते हैं 2 5 4 3 2 1 इस तरीके से मैंने एक अवयव लिया A और दूसरा अवयव ले लिया 2 3 4 5 6। इस तरीके से मैंने B अवयव ले लिया। अगर इन दोनों अवयवों को क्या करना है? घटाना है तो A - B करते हैं। क्या करते हैं? A - B कर रहे हैं। A - B करें तो A अवयव में से B अवयव को घटाना है। क्या ये घट सकते हैं? तो 2 × 3 इसका क्रम क्या है? 2 × 3 और इसका क्रम भी क्या है? 2 × 3 का। ठीक है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो अब इन दोनों को घटाएंगे। कैसे घटेंगे? कि संगत अवयवों को घटा दो। तो A में से B को माइनस कर रहे हैं, A में से B को क्या कर रहे हैं?
माइनस कर रहे हैं तो ए के अवयव में से बी के संगत अवयव आप माइनस करके लिखो तो हम लिखेंगे 2 माइनस 2 में से घटाना है किसको, 2 में से किसको घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे 3 को, 5 में से 3 को घटाएंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे, फिर 3 में से 5 को घटाएंगे, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 2 माइनस 6, क्या करेंगे 2 माइनस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7। तो इस तरीके से आपका जो नया अवयव निकल कर आएगा उसका क्रम भी 2 into 3 ही होगा। तो 2 माइनस 2 हो गया 0, 5 माइनस 3 हो गया 2, 4 माइनस 4 हो गया 0 और 3 माइनस 5 माइनस 2 और 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 6। इस तरीके से आपका जो इन दोनों का व्यवकलन है वो आपका हो गया। लेकिन अगर इसी प्रश्न में पूछा जाता कि b माइनस a अवयव निकालो, कौन सा अवयव निकालो कि b में से a को माइनस करो, तो कैसे करते, तो b में से a को माइनस करते क्रम समान है तो नया अवयव किसका होगा, 2 into 3 का ही होगा। अब b वाले में से a के अवयव को माइनस करना है तो b कौन, ये वाला अवयव है, क्योंकि पहला कौन 2 में से किसको माइनस करेंगे 2 को, क्या आ जाएगा 0 को, फिर 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो ये आएगा b माइनस a आएगा। तो हमने देखा कि हम a में से b को माइनस किया, b में से a को माइनस किया, हमने देखा कि दोनों बराबर हैं क्या, तो बराबर देखा हमने 0 0 आ, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमको एक बात समझ में आई कि a माइनस b है वो b माइनस a के बराबर नहीं होता है। इसको कहते हैं हम क्रमनियमता, व्यवकलन जो है वो क्रमनियमता लागू नहीं करता है। आगे जब हम संक्रियाओं के प्रगुण पढ़ेंगे तब इनकी हम बात करने वाले हैं। अभी के लिए हमने क्या सीखा कि अवयवों का व्यवकलन क्या होता है, क्लियर, तो नोट कर लो आप, ठीक है। यस, तो हमने क्या देखा था, हमने अवयव का व्यवकलन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवयव का अदिश गुणा, अवयव का अदिश गुणा, ठीक है, या फिर अवयव का अदिश से गुणा, अवयव का अदिश से गुणा, अदिश से गुणा, किसी भी अवयव को किसी अदिश, अवयव क्या है, एक व्यवस्था है, व्यवस्थित क्रम है, उस क्रम के अंदर अगर मुझे किसी अदिश राशि यानी स्केलर वैल्यू, ठीक है, जो है आपका 5 4 6, ठीक है, तो इस अदिश को मैं क्या कह देता हूँ कि किससे गुणा करना है, उस अदिश के से, अगर किसी फिक्स नंबर से मुझे गुणा करना है तो हम किस तरीके से उसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स की फॉर्म में अगर हम देखें इसको ऐसे लिखा जाता है कि aij ये आपका कोई अवयव है और उसमें m into n है, ठीक है, m into n कोई भी क्रम है, कोई भी क्रम है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, किसी भी अवयव के अंदर आप किसी अदिश का गुणा कर सकते हो। तो उसके लिए हमने कहा कि aij जो है वो कुछ इस तरीके से है, m क्रॉस n किसी भी क्रम का अवयव है जिसके अंदर अवयव है, इसके अंदर किसी अदिश का, अदिश कौन ले रहे हैं हम यहाँ पर, अदिश हम ले रहे हैं k को, इसको ले रहे हैं k को, इस k का गुणा मुझे इस a से करना है तो मैं करूंगा k a, क्या करेंगे हम, k का a से करना है, तो k का इस अवयव से करना है, इस अवयव से करना है, ठीक है। तो इस अवयव से करना है तो कैसे होगा, तो आपको इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सबसे k का गुणा कर देना है, मतलब इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव सबको कौन बताता है aij, तो इसके अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी पोजीशंस है, जहां जहां भी अवयव लिखे हुए हैं सबको किससे गुणा कर देना है, k से गुणा कर देना है, ठीक है। तो मैंने कहा एक एग्जांपल सिंपल सा कि a का मान दे रखा 1 2 3 और 4
और अगर आपको इसमें किसी अदिश के का मान ले लेता हूं मैं 4, क्या ले लिया 4, इसका 4 को जिस a से गुणा करना है तो 4 1 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो 4 1 इसके बराबर होगा, तो 4 और 1 2 3 और 4, अब ऐसे गुणा करेंगे। अब मतलब क्या कि ये अवयव है, इस अवयव को इस अदिश 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा कैसे करेंगे, तो जितने भी अवयव दिख रहे हैं सबको 4 से आप गुणा कर दो, तो इस एक को भी 4 से कर लो तो क्या आएगा, देखो 4 प्लस 2 को भी 4 से कर लो तो आएगा 8, और 3 को 4 से करेंगे 12, और 4 को 4 से करेंगे 16। तो इस तरीके से चाहे कोई भी क्रम हो, आप उस अदिश का उसके अंदर जितने अवयव हैं उससे आप क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। अगर ये 3 × 3 का होता, ठीक है ना, 3 × 3 का होता तो पूरे 9 अवयव होते और 9 को किससे गुणा कर देते हम, 4 से गुणा करके लिख देते। उसी तरीके से जैसे हमने 4 का इसके अंदर गुणा किया है तो ये पूरा आया, तो इसमें से हम 4 को बाहर भी ले सकते हैं, इसका विपरीत दिशा में भी हम जा सकते हैं कि 4 8 12 और 16। तो हमने देखा कि इन सब में 4 कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से कॉमन आ रहा है, हर एक अवयव में से, एक अवयव के हर एक अवयव में से अगर आपका कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, कोई गुणनखंड कम सेम है, तो उस पूरे को हम बाहर इस तरीके से निकाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अवयव का अदिश से गुणा किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, अवयव का अदिश गुणा हो गया, अब हम बात करेंगे अवयवों का गुणा। अवयव का अदिश से गुणा हो गया, अब हम कहेंगे अवयवों का गुणा। अवयवों का गुणन या अवयवों का गुणा किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, दोनों क्या है, अवयव हैं और उन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो वो गुणा किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर से हम बात करने वाले हैं शर्त क्या होगी। इंपॉर्टेंट बात फिर से आने वाली है कि शर्त क्या होगी, ठीक है। शर्त क्या होगी कि दो अवयव गुणन कब हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो अवयव आपका लिख देता हूँ, एक ए अवयव लिखा aij, क्या लिखा aij m × n, और दूसरा अवयव लिखा b और bij, और इसका जो क्रम है वो मैं लिख देता हूँ p × q, ठीक है। अब इन दोनों के क्रम बराबर होना जरूरी नहीं है, इन दोनों के क्रम बराबर होने जरूरी नहीं है। अगर क्रम बराबर नहीं है फिर भी हम उनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शर्त है कि गुणा कब हो। तो वो कौन सी शर्त है उस पे हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शर्त ये है कि आपने जो पहला, अगर हमें a × b करना है, यहाँ पर किसका गुणा करना है, a का b से गुणा करना है, ठीक है। a का b से अगर हमें गुणा करना है, a अवयव का अगर हमें b अवयव से गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए ये गुणा तभी संभव है, उसके लिए क्या शर्त है, उसके लिए शर्त ये है कि जो यहाँ का पहला मान है a, तो a का जो n वाला मान है वो b के p वाले मान के ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब ये बात समझ में आई कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों हैं क्या, हम इसको शर्त किसके रूप में देखेंगे, तो हम कहेंगे कि ए बी तभी संभव है जब n बराबर p हो। और उसको अगर हम देखें ओवरऑल सबके लिए, तो ये भी की बात होगी, लेकिन सबके लिए देखें तो शर्त को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट अवयव गुणा तभी होगा जब फर्स्ट अवयव के स्तंभों की संख्या, और प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या, जो एक था वो पहले, उसके स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव सेकंड अवयव की पंक्तियों
की संख्या, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या, देखो प्रथम अवयव है उसके किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के किसके बराबर हो जाए, दूसरे अवयव के स्तंभ पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभों पंक्तियों की संख्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि इन दोनों अवयवों का ये गुणा संभव है। क्लियर? तो अब बात करते हैं, तो अब एक और क्वेश्चन उठता है कि सर हम ठीक है हो गया कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, लेकिन 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 क्या कि अगर हम गुणा तो संभव हो गया, लेकिन जो नया अवयव बनेगा, जो नया अवयव बनेगा, नया अवयव बनेगा उसका क्रम क्या होगा। पहले तो योग और व्यवकलन में क्या कह रहे थे कि दोनों का क्रम समान है, तो हम उनको योग और व्यवकलन कर सकते हैं, लेकिन योग और व्यवकलन कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा था उसमें जो दोनों का क्रम समान था, तो नया भी उसी क्रम का आ रहा था। ठीक है, उन दोनों का योग से जो अवयव आ रहा था वो भी उसी क्रम का आ रहा था। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली कंडीशन बदल गई है, तो अब क्या होगा, नया क्रम क्या होगा, तो नया क्रम जो यहाँ पर होगा, हमेशा ध्यान रखो कि ये और इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, इक्वल, तो यहाँ से जो बचा है वो कौन है, m, और यहाँ से जो कौन है, q, दोनों को लिख दो साथ में, अरे दोनों को साथ में लिख दो, m into q, तो नया जो क्रम होगा वो m into q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m into q, तो नया जो अवयव बनेगा उसका क्रम होगा m into q, यानी कि प्रथम अवयव में पंक्तियों की संख्या into द्वितीय अवयव में स्तंभों की संख्या। गुणा कब हो सकता है वो अलग मैटर है, और क्रम क्या आएगा नया वो अलग बात है। समझ गए होंगे? तो m into q ये नया क्रम का अवयव होगा, और उसके अंदर अवयव भी सारे क्या होंगे, नए होंगे। क्या होंगे, नए होंगे। वो अवयव कैसे आएंगे उनकी हम बात करेंगे एग्जांपल के थ्रू, लेकिन पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो अवयवों का गुणा कब संभव है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गुणा होगा कैसे। ठीक है, तो गुणा होगा कैसे उसकी हम बात करते हैं। तो देखो क्या होगा, कैसे होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा उदाहरण के लिए ए अवयव जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, और बी अवयव आप लोगों को दे रखा है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये लिखा, सॉरी इस तरीके से लिखते हैं अपन, इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपल बना देते हैं। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 6। अब देखो क्या करना है, अब हमें इन दोनों अवयवों को क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले किस पे जाएंगे, शर्त पे जाएंगे। शर्त क्या कहती है, शर्त ये कहती है कि इन दोनों अवयवों का आप गुणा करो, लेकिन ये वाली शर्त लागू होनी चाहिए। मैं यहाँ इसका क्रम लिखता हूँ, इसका क्रम है 2 into 2, और इसका क्रम भी है 2 into 2। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मैंने कंडीशन कही है कि n is equal to p, वो यहाँ पर लागू हो रही है, हाँ हो रही है। ठीक है, तो जब दो अवयव समान क्रम के होते हैं तो ये शर्त हमेशा लागू होती ही होती है। तो अब हम बात करते हैं कि 2 और 2 तो इक्वल हो गया, तो जो नया अवयव बनेगा a into b से, कौन किससे बनेगा, a into b से, तो a b जो अवयव बनेगा आप पहले वो लिख दो, a b जो अवयव बनेगा उसका क्रम क्या होगा, तो ये और ये दोनों तो बराबर हो गए। नया क्रम क्या, m into q, देखो यहाँ से 2 into 2, तो ये नया अवयव बना। इसके अंदर जो अवयव होंगे उनकी अगर लोकेशन शो करें तो आप क्या शो करोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर कहोगे a11, ठीक है, फर्स्ट प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, और द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ। यही तो सारे अवयव होंगे। तो ये तो हमको निकालने हैं। अगर ये चारों मिल जाएं तो आपका ए बी जो गुणा है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखना बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है आपका कि a11 और इस तरीके से। अब इनका हम गुणा शुरू करते हैं। गुणा कैसे करना अभी मैं आराम से आपको बता रहा हूँ लिख के, बाद में हम सब डायरेक्ट भी करने वाले हैं, बाद में हम इसको बहुत ही सीधा कर लेंगे। ठीक है, अभी केवल हम सीख रहे हैं। देखो क्या करें, a11 का मतलब यहाँ पर आपको कैसे लेना है, वैसे तो इस
इस अवयव के लिए देखें तो ये एक अवयव है, एक वैल्यू है जो क्या बता रही है, इस अवयव का प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ पर जो अवयव होगा वो a11 होगा। लेकिन गुणे के लिए आपको इसी को किस रूप में देखना है, इस अवयव को निकालना कैसे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहला वन है उसको किसकी तरह देखना है, पंक्ति की तरफ, और दूसरा जो वन है उसको किसकी तरह देखना है, स्तंभ की तरफ। क्योंकि हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसको पहले वन को पहले अवयव की प्रथम पंक्ति को देखना है, पहले अवयव की प्रथम पंक्ति को देखना है, और दूसरे वन को दूसरे अवयव की प्रथम स्तंभ को देखना है। किसको लेना है, प्रथम स्तंभ को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला वन किसको बताएगा, प्रथम अवयव, पहला अवयव ए की पंक्ति में कौन है, 1 और 2, ए की पहली पंक्ति में कौन है, 1 और 2। फिर हम कहेंगे दूसरा वन किसको, दूसरा अवयव, दूसरे नंबर पे कौन है, 1, लेकिन दूसरा अवयव उसका पहला स्तंभ, उसमें देखा कौन है, 1 और 3, वहां पर पहली पंक्ति में कौन था, 1 और 2, यहाँ पर पहले स्तंभ में कौन है, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, क्रम से गुणा करना है। तो वहां से पहला कौन है, 1, और यहाँ पर पहला कौन है, 1, इन दोनों का गुणा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 into 1। अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि 1 1 में और भी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कौन है, 3, तो ये हो जाएगा 2 into 3। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं a12, किसकी बात करते हैं, a12 की। अब पहले अवयव में पहली पंक्ति और दूसरे अवयव में दूसरा स्तंभ। तो पहले अवयव में पहली पंक्ति में कौन है, 1 और 2, और दूसरे अवयव में दूसरा क्या देखना है, स्तंभ, कौन है, 2 और 6। तो गुणा किससे होगा, 1 का किससे होगा, 2 से, 1 का किससे होगा, 2 से, प्लस करेंगे 2 का किससे होगा, 6 से, 2 का किससे हो जाएगा, 6 से, 2 का हो जाएगा 6 से। इस तरीके से गुणा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, आगे बात करेंगे क्या, कि 2 1 है, तो हम पहले अवयव में क्या देखेंगे, दूसरी पंक्ति, पहले अवयव में हम क्या देखेंगे, दूसरी पंक्ति, ये वाली पंक्ति हम देखेंगे, और दूसरे अवयव में क्या देखेंगे, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ। तो पहले अवयव में दूसरी पंक्ति, दूसरा एक लिखा हुआ है ना, वो एक क्या बताएगा, दूसरे अवयव में पहला स्तंभ, बाद में लिखा हुआ है वो दूसरे अवयव को बताएगा, और जो नंबर लिखा हुआ है वो उस नंबर के स्तंभ, उस संख्या के स्तंभ को बताएगा। ठीक है, तो पहला 2 लिखा हुआ है पहले अवयव की, दूसरी पंक्ति यानी 3 4, कौन है, 3 4, ठीक है, और दूसरा 1 है वो किसको बताएगा, स्तंभ को, कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ, उसमें कौन है, 1 3, कौन है, 1 3, तो इसका पहला कौन है, 3, वो इसके पहले से, और इसका दूसरा है वो इसके दूसरे से गुणा होकर लिखा जाएगा। तो 3 into 1 क्या लिखेंगे, 3 into 1 प्लस 4 into 3, 4 multiply 3, 4 गुणा 3, इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे किसकी, 2 2 की, किसकी बात करेंगे, 2 2 की। तो 2 2 के लिए देखें, तो 2 2 के लिए क्या होगा, तो 2 2 पहले अवयव का दूसरी पंक्ति, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति, दूसरा 2 क्या बताएगा, दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ। ठीक है, पहले अवयव की पहली पंक्ति क्या है, 3 4, और दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के अवयव कौन है, 2 6, तो 3 का किससे होगा, 2 से, 4 का किससे होगा, 6 से, तो 3 का होगा 2 से, 4 का होगा 6 से। इस तरीके से हम इसका गुणा करके लिखेंगे, तो आपका ए बी अवयव जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने बताया था, 3 into 2 6, 6 और 1 7, फिर देखा 6 2 की 12, 12 और 2 14, फिर देखो 4 की 12, 12 और 3 15, 3 2 की 6, 6 और ये हो गया 6 24, 24 और 6 हो गया 30। इस तरीके से आपका जो इन दोनों का गुणा संभव हो गया। तो हमने क्या सीखा, ये कि 2 अवयवों का गुणा कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से हम उन 2 अवयवों का गुणन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके इसको आप नोट कर लो। क्लियर,
यस। तो इस हमने क्या सीखा, अवयव का गुणन सीखा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक और एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ एग्जांपल से सीखते हैं क्योंकि गुणन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पर। ए आपको अवयव दे रखा है 1 2 3 2 -1 4, इस तरीके से एक अवयव दे दिया। और दूसरा एक और अवयव लिख देते हैं कुछ इस तरीके से 1 -1 3 2 3 -, इस तरीके से मैंने दो अवयव लिख दिए। इन दोनों का भी आपको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करते हैं हम स्टार्ट, देखो गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 1 2 3 2 -1 और 4, इन दोनों का कर दिए। और यहाँ पर b लिख लेते हैं 1 -1 और 3 और 2 3 और -2, 2 3 और -2, इस तरीके से लिख दिया। इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करना है, फिर से वही बात क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 स्तंभ, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, दिख रहे हैं ना, 1 2 3 पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं, 2। अब इन दोनों का गुणा हो सकता है क्या, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। ये तो हो गई शर्त। नया अवयव जो बनेगा वो कैसा बनेगा उसकी बात करते हैं। तो नया अवयव का जो क्रम होगा, नए अवयव का जो क्रम होगा उसकी बात करते हैं। तो नए अवयव का क्रम, यहाँ से क्या उठाना है 2, ये दोनों तो बराबर हो गए, यहाँ से क्या लिया 2, तो नए अवयव पंक्तियां 2 होंगी और स्तंभ 2 होंगे। नए अवयव पंक्तियां 2 होंगी, स्तंभ 2 होंगे। तो नया अवयव बनेगा 2 × 2 का, किसका बनेगा 2 × 2 का, जिसके अंदर अवयव कैसे होंगे, a11 a12 और a21 और a22, यही होंगे ना पोजीशन। तो इनके हम मान अब निकालने वाले हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सीखते हैं, बहुत सिंपल है, इसको सीखते हैं। तो हमको क्या कहा, a1 पहला वन क्या बताएगा, पहले अवयव को, पहली पोजीशन देख रहे हैं तो पहले अवयव को, और वो जो नंबर है वो बताएगा पंक्ति को। तो हमने देखा कि पहले अवयव की पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति, पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव की पहला स्तंभ, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। फिर क्या है, एक बारी बारी से गुणा करो, ठीक है। हम ये केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करना है, ठीक है। तो इसका पहला अवयव है 1 और इस 1 का इस 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा। इसे मैं लिख देता हूं 1 × 1, 1 हो गया। दूसरा, इसका दूसरा अवयव 2 है और इसका दूसरा अवयव -1 है, तो इसका गुणा होगा 2 का, किससे होगा, -1 से। फिर हम बात करेंगे तीसरा अवयव 3 है और इसका किससे गुणा होगा, 3 से, तो 3 × 3, इस तरीके से। तो ये अपना पहला कंप्लीट हुआ, पहला a11 जो था वो आपका कंप्लीट हुआ कि हमने क्या कर दिया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करो, पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से, तो 1 का 2 से होगा, तो 1 × 2 प्लस फिर 2 का 3 से होगा, 2 × 3 प्लस 3 का -2 से होगा, 3 × -2। तो हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट 121 की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो अब किसका, तो 2 का 1 से होगा, 2 × 1 प्लस -1 का -1 से होगा, -1 × -1 प्लस फिर बात करेंगे 4 × 3। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बदलते जाओ, 2 × 2 प्लस -1 × 3, -1 × 3। फिर हम बात करेंगे 4 × -2, 4 × -2। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो वो रिजल्ट आएगा आपका, देखो ये हो गया -2 और ये 3 × 3 9, 9 और 1 10, 10 - 2 8 आ जाएगा। यहाँ पर तो क्या आ गया 8, तो a11 की वैल्यू आ गई 8। फिर यहाँ पर देखो 1 × 2 और ये हो गया 6, 6 और 2 8, 8 - 6 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हो गया -1 × -1 1, 2 और 1 3, 3 और ये कितने हो गए 12, 12 और 3 हो गए 15। फिर देखो 2 × 2 4, 4 - 3
1 माइनस 8 1 माइनस 8 माइनस 7। इस तरीके से आपका इन दोनों अवयवों का जो गुणा है वो निकल कर आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई कहे कि सर बी ए की क्या होगा, बी ए क्या होगा, तो आप क्लियरली देखो कि हमको बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। बी का क्रम बताओ 3 into 2 और ए का क्रम बताओ 2 into 3 है। फिर देखो इन दोनों का गुणा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। और नया जो अवयव निकलेगा वो 3 into 3 के क्रम का निकलेगा। तो 3 into 3 के क्रम का वो अवयव बनने वाला है, कौन सा? बीए वाला। फिर हमको एक बात याद आई कि हमने ए बी निकाला था तो ऐसा बना था जिसका क्रम 2 into 2 था, ठीक है। और हमने एक और बात रिकॉल करी, याद करी कि हमने पढ़ा था कि दो अवयव समान तभी होते हैं जब उनका क्रम समान होता है। जब उनका क्या समान होता है? क्रम समान होता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ए बी का जो क्रम है वो तो 2 into 2 है, जबकि बी ए का जो क्रम आएगा वो 3 into 3 का आएगा। अब क्या ए बी और बी ए समान अवयव हैं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों के क्रम ही समान नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो कि दो अवयवों का जो गुणा है वो भी हमने देखा कि वो बराबर नहीं होता, वो क्रम विनिमय नहीं होता। दो अवयवों का ए बी और बी ए का जो गुणा है वो इक्वल नहीं होता। नॉर्मल संख्याओं में तो होता है जैसे 2 into 3 और 3 into 2, लेकिन अवयवों में ये गुणा बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अवयवों का गुणन जो है वो भी क्रम विनिमयता लागू नहीं करता है, क्रम विनिमयता को लागू नहीं करता है। तो ये हमने देखा अवयवों का गुणन, उसके बारे में हमने ये कुछ एग्जांपल किए। मेरे हिसाब से लगभग आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर लो। अभी हमने क्या सीखा? हमने देखा कि दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, उनका योग घटाना और अदिश गुणा कैसे होता है। अब बात आती है भाग संक्रिया की, लेकिन अवयवों पर जो है नॉर्मल वास्तविक संख्याओं की तरह भाग नहीं होता। जैसे हमको कहा जाता है कि हम 3 भागित 2 करें, तो आप लोग क्या करते हो? 3 में 2 का भाग दे दे तो बहुत आसान है। लेकिन कभी आपको कहा जाए कि इस अवयव का भाग दे दो 1 5 इस तरीके से, तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, इस तरीके से लिखना 1 2 3 2 अपॉन 3 1 2 5, ठीक है। इस तरीके से लिखना ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से कोई कंसेप्ट नहीं बना है अभी तक। इसकी जगह पर एक और वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं हम इनवर्स। क्या वर्ड यूज होता है? जिसको कहते हैं प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, जिसको हम चैप्टर अध्याय आपके 5 में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका भी बहुत काम है, लेकिन अभी इसकी हम बात नहीं करने वाले इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में हम इसकी बात नहीं करने वाले। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त, ठीक है, अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। तो अवयव का परिवर्त क्या होता है? अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त, अवयव कह सकता हूं मैं, अवयव का परिवर्त अवयव क्या होता है? तो यदि किसी अवयव की पंक्ति, यदि किसी अवयव की पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त नया अवयव दिए गए
दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, अवयव का परिवर्त क्या कहता है? परिवर्त का मतलब है कि जो अवयव आपको दे रखा है उसके पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। पंक्तियों के जो अवयव हैं वो स्तंभ में लिख दिए जाएं और स्तंभ वाले पंक्तियों में लिख दिए जाएं। तो इस तरीके से जो अवयव मिलता है उसको हम कहते हैं परिवर्त अवयव। ठीक है, तो उसके अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, फिर मैथ के रूप में देखेंगे। उदाहरण से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कि 2 3 और 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। अब 2 3 ये पंक्ति है ना, ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, उसको मैं नया अवयव बना रहा हूं, उसको एक नया अवयव बना रहा हूं जिसमें ये पहली पंक्ति है, उसको स्तंभ में लिखूंगा। मतलब 2 3 ये पहला स्तंभ बन गया, और ये दूसरी पंक्ति है उसको मैं दूसरे स्तंभ में लिखूंगा, लिख दिया। तो ये जो अवयव नया बना है इसको हम कहते हैं, इस अवयव का क्या सा अवयव? परिवर्त अवयव। और परिवर्त अवयव को इंग्लिश में ट्रांसपोज कहा जाता है, इसलिए इसको इसके ऊपर टी से लिखा जाता है, ए का। इसको ए के ए है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज। और इसको ए डे से भी लिखा जाता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं तो और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, ये आपका अवयव है, इसका मुझे परिवर्त अवयव चाहिए। क्या करना है? पंक्तियों को स्तंभ बना देना है, पंक्तियों को स्तंभ में लिखना है। पहली पंक्ति में कौन है? 1 2 3, उसको पहला स्तंभ के रूप में लिखना है, 1 2 3 ये पहला स्तंभ। फिर दूसरी पंक्ति 4 5 6, तो इसको दूसरे स्तंभ में लिखना है, 4 5 6। तो ये इसका क्या हो गया? परिवर्त हो गया। यहाँ पर एक और बात हमको रिकॉल हो रही है, हमको पता चल रही है कि यहाँ पर ऑर्डर 2x2 था, क्रम 2x2 था, यहाँ पर भी 2x2 है, दोनों का क्रम समान है। लेकिन यहाँ पर क्रम था 2x3, तो यहाँ का क्रम है 3x2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी अवयव का क्या करते हैं? परिवर्त करते हैं, तो उसका क्रम बदल जाता है। ठीक है, वर्ग अवयव होगा तो नहीं बदलेगा क्योंकि 2 और 2 सेम है, क्रम क्या बदलेगा। लेकिन अगर वर्ग अवयव नहीं है, आयतीय अवयव है, तो इसका क्रम बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी बात ये समझ में आई, जब हम अवयव का क्रम बदलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद उस बात को समझते हैं क्या है। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से मैंने एक अवयव लिखा और इसका मैंने परिवर्त निकाला। क्या निकाला? परिवर्त निकाला। तो क्या लिखेंगे? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो 1 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, 4 5 6, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, तो 7 8। ये नया अवयव बना। अब मैंने देखा कि इसमें क्रम क्या था? 3x3, इसमें भी क्रम क्या है? 3x3। अब यहाँ पर हम इसको मैथ्स के रूप में इसको समझते हैं कि वास्तव में इसको गणित के रूप में कैसे लिखा जाएगा। एक तो ये है कि उदाहरण में, क्वेश्चन में तो ऐसा आने वाला, हम इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन इसको जो बुक में लिखा है वो किस तरीके से लिखा वो समझते हैं। बुक में इसने इसको ये कहा है कि अगर आपका एक अवयव a aij m into n क्रम का है, m into n क्रम का है, तो हम क्या करेंगे? तो इसका जो परिवर्त अवयव है, जिसको हम a ट्रांसपोज a t से लिख रहे हैं, इसका परिवर्त अवयव है, उस अवयव का जो क्रम है वो बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो पंक्तियों की संख्या थी पहले, इसमें पंक्तियों की संख्या m है, तो इसमें स्तंभों की संख्या m हो जाएगी। इसमें स्तंभों की संख्या n थी, तो इसमें पंक्तियों की संख्या n हो जाएगी, जो कि हमने इसमें देखा। ठीक है ना, 2 × 3 है तो 3 × 2 हो गए। उसमें 2 पंक्तियां थी, इसमें 2 स्तंभ है, उसमें 3 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, ऐसा हो गया। दूसरी बात, अंदर के अवयवों में क्या होगा? तो हमने देखा कि अंदर के अवयवों में क्या होगा, तो उसको हम अच्छे से इससे सीख सकते हैं कि यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभ बनाए गए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो विकर्ण के अवयव हैं, जो a11 है, देखो ध्यान से, a11 को जब हम उल्टा करते हैं, 1 और 1 को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो a11 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो a11 की जगह पर था, उसके परिवर्त में भी a11 उसी जगह पर होगा। देखो ध्यान से,
मतलब ये कि जहां I बराबर J हो रहा था, जहां पर I J हो रहा था, मतलब क्या था, मुख्य विकर्ण की बात हो रही है, मुख्य विकर्ण की, वहां के अवयव अपनी जगह से कहीं नहीं जाते। अगर हम A और A परिवर्त निकालते हैं तो मुख्य विकर्ण के अवयव देखो ध्यान से, कौन आ रहा है, यहां पर आ रहा है 1, इस तरीके से 1, 5 और 9 विकर्ण पर है, और इसमें भी देखो 1, 5 और 9 कहां है, विकर्ण पर है। वो अपने स्थान नहीं बदलते, वो वहीं पर रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने सीखी कि क्या हो रहा है, कौन आपस में बदल रहे हैं। तो हमने देखा कि जो 4 था वो यहां पर था और वो 4 यहां पर है, और जो 2 यहां पर था वो यहां पर चला गया। ठीक है, मतलब ये आई बात समझ में कि जो A12 इसकी पोजीशन क्या थी, A12 वो कहां चला गया, A21 वाली जगह पर, और A21 वाला जो था इधर वो कहां चला गया, A12 की जगह। इसका मतलब यह है कि A12 और A21 आपस में क्या हो गए, बदल गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से A13 वाली ये वाला जो वैल्यू है वो कहां चलेगी, 7 की जगह पर, और 7 है वो यहां आ गया। देखो ध्यान से, 3 यहां था वो वहां चला गया, और इस तरीके से। तो मैं आपको कुल मिलाकर ये समझाना चाह रहा हूं कि इंटरचेंज कौन हो रहा है, A12 है वो 21 की जगह पर, A21 वाला वो A12 की जगह पर होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर Aij था तो उसकी जगह पर परिवर्त में, उसके परिवर्त अवयव में Aj आ जाएगा। ठीक है, Ij की जगह पर कौन आ जाएगा, Ji, और Ji की जगह पर कौन चला जाएगा, Ij। तो इस तरीके से आपका A ट्रांसपोज जो है, A का परिवर्त अवयव जो है वो आपका निकाला जाता है। कैसे, रो को पंक्तियां बना के और पंक्तियों को स्तंभ बना के और स्तंभ को पंक्तियां बना के। क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ प्रगुण हम देखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रगुण। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रगुण लिखते हैं कि ये जो परिवर्त अवयव है उसकी क्या क्या प्रगुण है। तो उसमें सबसे पहला अगर बात करें, नंबर 1 की अगर हम बात करें, ये यूं कहता है कि आप किसी अवयव का परिवर्त निकालो, क्या निकालो, किसी अवयव का परिवर्त निकालो, और उस परिवर्त का भी परिवर्त निकालो। क्या निकालो, किसी अवयव का परिवर्त निकालो और उस परिवर्त का भी परिवर्त निकालो। मतलब ये कि पहले आप इस अवयव को, किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्तियां बना दो। मतलब यहां से हम यहां पहुंच गए, किसी अवयव का क्या निकालो, परिवर्त निकालो, ट्रांसपोज, और जो आएगा उसका फिर से परिवर्त निकालो। तो हमने यहाँ क्या किया, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्तियां बना दिया, तो ये आया, और इसमें फिर से पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां बनाएंगे तो वापस वही आ जाएगा। मतलब क्या आएगा सामने, A वापस आ जाएगा। ये इसका पहला प्रगुण है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रगुण जो है इसका वो है आपका कि जब दो अवयवों को जोड़ा जाएगा या घटाया जाता है और फिर उसका परिवर्त निकालें तो ये इसके इक्वल होता है। तो पहले का परिवर्त और दूसरे के परिवर्त के साथ। ठीक है, तीसरे प्रगुण की अगर हम बात करें तो अगर कोई अदिश राशि है और उसका क्या निकाला है, परिवर्त। देखो किसी अवयव का अदिश से गुणा किया हुआ है, किसी अवयव का अदिश से गुणा किया हुआ है और फिर परिवर्त निकाला है तो ये किसके बराबर होगा। तो देखो k तो अदिश राशि है, 2 का परिवर्त, अवयव परिवर्त किसके लिए आया है, अवयव के लिए। अब k जो है वो तो अवयव है नहीं, तो k का तो परिवर्त नहीं होगा, जो a अवयव है उसका क्या हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रगुण, उसके बारे में बात करते हैं। ये इस तरीके से है कि आपका a और b दो अवयवों का गुणा करें और फिर उसका परिवर्त निकालें, दो अवयवों को जोड़ें और फिर परिवर्त निकालें तो दोनों का अलग अलग परिवर्त बराबर होता है। लेकिन अगर हम दो अवयवों का गुणा करें और फिर परिवर्त निकालें तो ये परिवर्त इस तरीके से बराबर नहीं होता। ये a परिवर्त b परिवर्त के बराबर नहीं होता, ये बराबर होता है पहले b का परिवर्त होगा इनटू फिर a का परिवर्त, इस तरीके से। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि AB का परिवर्त करें, AB ट्रांसपोज करें तो ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होता है। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो AB का जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इतने पूरे पार्ट में क्या सीखा, अवयव का परिवर्त क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है और उसको गणित के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे ये इंटरचेंज हो जाता है, और उसके कुछ प्रगुण हमने
देखे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि अवयव का परिवर्त क्या होता है। ठीक है, इस अवयव के परिवर्त के आधार पर ही इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं सममित अवयव। क्या कहा जाता है? सममित अवयव। क्या कहा जाता है? सममित अवयव। ठीक है, एक को कहा जाता है सममित अवयव और एक को कहा जाता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि एक वर्ग परिवर्त है, वो सबका निकलता है, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई वर्ग अवयव, ये भी कैसा है, वर्ग अवयव, कैसा है, वर्ग अवयव। अगर कोई वर्ग अवयव जो है वो कुछ इस तरीके से है कि उसमें किसी वर्ग अवयव का क्या निकालें हम, परिवर्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिवर्त, मतलब ए ट्रांसपोज। ठीक है, एक वर्ग अवयव है, ए क्या है, वर्ग अवयव, ए क्या है, वर्ग अवयव, इसका परिवर्त निकालते हैं तो क्या आता है, ए ट्रांसपोज आता है। तो सममित अवयव कब कहा जाएगा? तो सममित अवयव यदि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त उसके, यदि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त उसी अवयव के बराबर है, मतलब a बराबर है, बहुत सिंपल परिभाषा है कि अगर किसी अवयव का परिवर्त उसी अवयव के बराबर है तो उसको हम कहते हैं सममित अवयव। ठीक है, दूसरी बात करते हैं विषम सममित अवयव। फिर से वही बात कि क्या है, ए आपका एक अवयव है, कैसा अवयव है, वर्ग अवयव। कैसा अवयव है, वर्ग अवयव। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिवर्त। और परिवर्त कैसा आता है, ए ट्रांसपोज। अगर ये दोनों ए ट्रांसपोज का जो मान है, ये इसका जो मान है, ए के परिवर्त का जो मान है, वो आता तो ए के बराबर है, लेकिन विपरीत माइनस वाला। कैसा मान आता है, माइनस वाला ये मान आपका आता है। ठीक है, फिर से बात कर रहा हूं, विषम सममित किसको कहते हैं, ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त उसी अवयव के बराबर होता है लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ, विपरीत चिन्ह के साथ। जबकि सममित अवयव में क्या कहा कि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त उसी अवयव के बराबर है तो उसको हम कहते हैं सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि सममित होने के लिए सबसे पहले वर्ग अवयव होना चाहिए और फिर उसका परिवर्त निकाला जाएगा। अगर बराबर आता है तो सममित है, और बराबर लेकिन माइनस का आता है तो क्या कहेंगे, विषम सममित है। आगे बात करते हैं, इसी को अगर उदाहरण से समझे। ठीक है, उदाहरण से एक ले लेते हैं और फिर समझते हैं तो बात करते हैं। देखो मैंने कहा ए इस तरीके से का अवयव है जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 5 5 और 6 6। इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है एक सारणी, एक अवयव, और इसका क्या निकालना है आप लोगों को, परिवर्त अवयव निकालना है। तो परिवर्त अवयव जैसे निकालेंगे तो क्या बनाएंगे, पंक्तियों को स्तंभ, पंक्तियों को स्तंभ। तो 1 4 5, 1 4 5 मैंने लिखा, फिर 2 4 6, 4 2 6, 4 2 4 2 6, फिर आपका 5 6 और 3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बना। फिर मैंने देखा कि इसका क्रम 3 × 3, इसका क्रम भी वही है, और अंदर के अवयवों की अगर बात करूं तो अंदर के अवयव देखो 1 4 5 1 4 5, 4 2 6 4 2 6, 5 6 3 5 6 3। अरे सेम है ना दोनों, यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज बराबर है ना, इसका मतलब ये जो ए अवयव दिया हुआ था ये कैसा अवयव है, सममित अवयव। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई कि कोई अवयव सममित अवयव कब होता है। अगर हमें चेक करना है कि कोई अवयव सममित अवयव है या नहीं तो हम उसका परिवर्त निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, और परिवर्त है वो आपका उसी अवयव के बराबर ही आना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सममित अवयव। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि आप लोग सर आपने किससे बना दिया ये, ठीक है, ए ट्रांसपोज के बराबर कैसे बना दिया। तो देखो एक आइडिया देता हूं मैं आपको कि कब ऐसा होगा, कब ये इसको मैं देखकर ही सममित या सममित बता सकता हूं, कैसे।
तो यहाँ पर मैंने देखा कि जब हम A और A ट्रांसपोज बराबर कब होंगे तो आपको ये समझना है कि A और A परिवर्त में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो A और A परिवर्त जब हम निकालते हैं तो हमने कहा था, तो इसको मैथ्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैथ्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि A में हमने लिखा था कि A IJ होगा, और यहाँ पर क्रम तो समान है ना क्योंकि वर्ग आगे ले लें, और दूसरा जो है A ट्रांसपोज जो होगा उसमें क्या होगा AJI होगा और n क्रॉस n, यही होगा ना। अब ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं A ट्रांसपोज के बराबर है तो क्या होगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे m क्रॉस n बराबर होगा AJI m क्रॉस m। फिर हमने देखा कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब उनके अवयव बराबर होंगे Ji के बराबर होगा। फिर भी अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि Aij और Ji जहां पर इक्वल होगा वहां पर वो सममित अवयव होगा Aij और Ji। अब थोड़ा सीखो कि A11 A22 और A33 वाली जो जगह है, A33 वाली जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनको अगर देखें तो Ij और Ji बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1 2 3 वो तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, परिवर्त निकालने पर वहीं रहते हैं। लेकिन जो 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 3 1 और वो सारे हैं वो आपस में बदलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 है कौन सी जगह ये A12, कौन सी है A12, ये कहाँ जाता है यहाँ पर जाता है। जब परिवर्त निकालते हैं ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है। अगर ये दोनों हम बराबर रख दें Aij और Ji क्या करें बराबर ही लें, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, यहाँ A31 है, ये कौन सी पोजीशन है A31 A13 और 13 वाली वैल्यू कहाँ जाएगी G1 की जगह पर, यहाँ पर जाएगी A31 की जगह पर। अगर इन दोनों मान को अगर हम समान रखें तो आपस में बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा कि कौन आपस में बदलते हैं, ये दोनों बदलते हैं, ये दोनों बदलते हैं और ये दोनों बदलते हैं। इनको अगर समान बना दें तो A है वो A ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने सममित के बारे में देखा कि एक अवयव का परिवर्त उसके बराबर हो तो उसको सममित अवयव कहते हैं, और उसको कुछ इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि आप खुद भी एक सममित अवयव बताओ, 2 उदाहरण बताओ तो आप वो एग्जांपल बता सकते हो। अब हम आते हैं विषम सममित पे। विषम सममित में पहले हम मैथ की फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे देखेंगे, इसी को यूज करके बताएंगे कि A इक्वल टू क्या ले लिया Aij होता है m क्रॉस n क्योंकि वर्ग अवयव तो है ही, और A का जो परिवर्त है वो क्या होगा आपका Aji और m क्रॉस n। अब बात करते हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए लेकिन विपरीत चिन्ह के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है Aij है वो बराबर होगा Aji के लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ, लेकिन अगर मैं इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव की बात करूं, मुख्य विकर्ण के अवयव की बात करूं तो यहां पर समझ में आ रहा है कि I बराबर J वाले जो अवयव हैं मुख्य विकर्ण पे कौन होता है, ये वाले विकर्ण के अवयव A11 A22 A33, यहां के अवयव की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि इस कंडीशन के साथ कि I और J बराबर है ना, दोनों का I लिख दिया माइनस AI, तो हमको पता चला कि 2AII बराबर है 0, और हमको पता चला कि AII क्या होगा 0 होगा। जब Aij है वो माइनस AJI के इक्वल है तब क्या होगा AII बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि AII यानी विकर्ण के अवयव, विकर्णों के अवयव, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो विषम सममित अवयव में हमेशा शून्य होते हैं। इसका एक उदाहरण लिखते हैं, देखो इसका एक उदाहरण लिखता हूं मैं। ए अवयव लिखा मैंने, ए अवयव लिखा जिसमें विकर्ण मुझे क्या लेना पड़ेगा 0, विकर्ण हमेशा क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। और अदर अवयव दूसरे जो अवयव हैं उनको हम कैसे लेंगे पोजीशन के साथ विपरीत चिन्ह। तो हमको पता है कि यहाँ का जो अवयव है, यहाँ का जो अवयव वो यहाँ जाता है और यहाँ का यहाँ था, तो यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ को क्या होना चाहिए -2 विषम सममित होने के लिए। यहाँ 3 है, यहाँ -3 है और यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, तो ये जो आपका अवयव है
वो कौन सा अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। कोई कहेगा कि सर कैसे हुआ, चेक करते हैं, मैंने आपको बनाना सिखा दिया, चेक तो आप कर ही लोगे, चेक कैसे करना है, उसका परिवर्त निकालना है और फिर माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, परिवर्त निकालोगे। मैंने इसका परिवर्त निकाला, ध्यान से देखना, परिवर्त निकाला, क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभ बनाना है। पहली पंक्ति थी 0 2 3 इसको स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है -2 0 इसको दूसरा स्तंभ और -3 -5 और 0 इसको तीसरा स्तंभ। अब ध्यान से देखो, हमको इन दोनों को इक्वल नहीं लाना, माइनस बाहर आने पर बराबर होने चाहिए। तो हमने कहा इसमें से माइनस बाहर ले लो, इन सब में से माइनस क्या ले लो, बाहर। 0 में से माइनस बाहर लिया तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 में से माइनस बाहर लिया तो 2 आएगा, देखो इसके बराबर हुआ। फिर 3 में से माइनस बाहर लिया तो इसके बराबर हुआ। 2 में से भी माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर आया तो ये किसका बनेगा, -2। मतलब जैसे ही मैं सब में से माइनस बाहर लेंगे, हमने अदिश गुणा पढ़ा था, अगर कॉमन लेना है तो सब में से कॉमन लो, हर एक अवयव में से कॉमन लो, गुणा करना है तो हर एक अवयव में से गुणा करो। तो हमने कहा माइनस बाहर आए तो ये बचा हुआ जो पार्ट है वो एक के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अपन ने कहा किसके अंदर, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव के अंदर हमने बात करी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सममित की क्या परिभाषा है। A है वो A ट्रांसपोज के बराबर होता है और A ट्रांसपोज है वो अगर -A के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं विषम सममित अवयव। लेकिन विषम सममित अवयव में विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से बात कर ली है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि सममित और विषम सममित क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सममित व विषम सममित। विषम सममित अवयव पर आधारित कुछ प्रमेय, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली जो है वो ये सममित और विषम सममित पर आधारित कुछ प्रमेय है, जिसमें सबसे पहली है कि मैंने कहा कि A आपका कोई वर्ग अवयव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A आपका कोई भी वर्ग अवयव, कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव, ठीक है। ये आपका कोई भी वर्ग अवयव है, तब आपकी ये सारी प्रमेय लागू होने वाली है। उसमें सबसे पहली कि अगर आपका A वर्ग अवयव है तो आप मुझे वो अवयव निकाल के बताओ जो सममित अवयव है। A अगर आपका वर्ग अवयव है तो मुझे वो अवयव बताओ जो कि सममित अवयव है। तो हमेशा ध्यान रखो, नंबर 1 पॉइंट, किसी अवयव और उसका परिवर्त का योग, किसी अवयव और उसके परिवर्त का योग सदैव सममित, सदैव कैसा आएगा, सममित अवयव, क्या आएगा, सदैव सममित अवयव होगा। नंबर 2, विषम सममित अवयव निकाल के बताओ, किसी अवयव और उसके परिवर्त का व्यवकलन सदैव विषम सममित अवयव, ठीक है। किसी अवयव और उसके परिवर्त का योग सदैव सममित अवयव होता है, और अगर किसी अवयव और उसके परिवर्त को अगर घटाएं तो वो क्या होता है, विषम सममित अवयव, क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। नंबर 3 पॉइंट, किसी अवयव और उसके परिवर्त का गुणा करें या फिर किसी अवयव के परिवर्त और उस अवयव का आपस में गुणा करें तो ये सदा क्या होता है, सममित अवयव होता है, सममित अवयव होता है। फिर नंबर 4 पे बात करें, ठीक है। ये नंबर 4 अगर इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करें क्या, किसी वर्ग अवयव की A क्या है, वर्ग अवयव, A क्या है, वर्ग अवयव है किसी, या फिर मैं लिख देता हूँ वर्ग अवयव, क्या है, कोई भी वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव, जैसे कि यहाँ पर कौन है, A, कोई भी वर्ग अवयव आपका A, इसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव, क्या है, विषम सममित अवयव, सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा व्यक्त किया जा सकता है। हम ये प्रमेय क्या कहती है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी वर्ग अवयव को, किसी वर्ग अवयव को हमेशा सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं इसको, मैंने लिखा A, क्या लिखा,
ए। अब सममित और विषम सममित भी बनना चाहिए और उनका योग से कौन आना चाहिए, ए भी आना चाहिए। तो हम बात करते हैं, बताओ हमने ऊपर एक प्रमेय पढ़ी, किसी वर्ग अवयव और उसके परिवर्त को जोड़े तो क्या होता है, सममित होता है। ये तो सममित होता है। और किसी अवयव और उसके परिवर्त अवयव को घटाएं तो क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। ये सममित है, ये विषम सममित है। अब मुझे बताओ कि अगर इसके अंदर में किसी हाफ का गुणा कर दो, किसी अदिश राशि का गुणा कर दें, तब भी ये सममित ही रहेगा। और इसके अंदर भी हाफ का गुणा कर दे तब भी ये सममित रहेगा। क्यों? क्योंकि सममित कब होता है, पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियां बनाने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 से गुणा करेंगे तो सब में होगा गुणा, और सब में होगा तो तब भी पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां बनाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको कहेंगे हम सममित और इसको कहेंगे विषम सममित। अगर इन दोनों को जोड़ दें, ध्यान से देखो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करें, तो ये a/2 आएगा और ये a/2 आएगा। a/2 प्लस a/2 क्या हो जाएगा, a, और a ट्रांसपोज अपॉन 2 और माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है ये भी आपका क्या हो गया, किसी अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम बताते हैं, देखो मैंने कहा कि a है, a आपका कोई अवयव है, 1 2 3 4, क्या अवयव है, 1 2 3 4। तो इसको मुझे इस रूप में व्यक्त करना है, सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम करेंगे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त निकाला तो पता चला 1 2 और 3 4, 1 2 और 3 4, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, a प्लस a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो a प्लस a ट्रांसपोज, इन दोनों को जोड़ो तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8, इस तरीके से आपका निकल कर आ गया। दूसरा क्या निकालेंगे, a माइनस a का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमको पता चला a माइनस a का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये सममित अवयव है ना, और ये विषम सममित अवयव है। इन दोनों को क्या करना है, आधा करके फिर जोड़ोगे तो a आ जाएगा। देखते हैं, तो हमने कहा कि a बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। क्या करना है, a मैट्रिक्स को लिखो, a अवयव को लिखो, 1 2 3 4। सामने कौन सा रूप होना चाहिए, एक तो होना चाहिए सममित और दूसरा क्या होना चाहिए, विषम सममित। तो देखो 1/2 करना है, किसका करना है, a प्लस a ट्रांसपोज का। तो इसमें 1/2 लगाएंगे तो सब में आधा 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 करना पड़ेगा। तो यहाँ आधा करें तो ये हो जाएगा 1, यहाँ आधा करें तो ये हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 5/2 और यहाँ हो जाएगा 4। सब में 1/2 का क्या कर दिया, गुणा। यहाँ पर भी 1/2 का गुणा करो तो यहाँ करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे तो माइनस 1/2, यहाँ करेंगे तो 1/2 और यहाँ करेंगे तो 0। अब देखो ये कौन सा अवयव है, दिख रहा है, सममित है। ये कौन सा अवयव है, सममित अवयव है। और ये आपका कौन सा अवयव है, विषम सममित। कौन सा अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो सममित और विषम सममित को जोड़ने से वो वर्ग अवयव बना है कि नहीं। तो चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करने से कौन सा बनना चाहिए, ये वर्ग अवयव आपका बनना चाहिए। तो वर्ग अवयव चेक किया हमने, इन दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 0 1 आ गया और 5/2 माइनस 1/2 4/2 यानी 2 आ जाएगा। 5/2 प्लस 1/2 6/2 यानी 3 आ जाएगा और 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। तो ये सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव क्या बन रहा है, वर्ग अवयव बन रहा है। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि किसी वर्ग अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव पर कुछ प्रमेय हमने थी जो हमने देखी हैं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं शून्य के भाजक। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, अब हम बात करेंगे कि उच्चतम पावर। ठीक है, अवयव की अगर उच्चतम पावर की बात करें, जैसे मुझे a की घात 2 चाहिए, मतलब क्या करेंगे हम a के a का गुणा कर लेंगे। अगर हमें a की घात 3 चाहिए तो हम a की घात 2 में a का गुणा कर लेंगे। फिर हमें a की घात इस तरीके से n चाहिए तो क्या होगा, देखो a की घात 1 कम में n-1 में a का हम गुणा कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी अवयव की पॉजिटिव पावर जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त है, a क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं।
दूसरी बात करते हैं शून्य भाजक, शून्य के भाजक, शून्य के भाजकों की बात करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी सीख लो। शून्य के भाजक किसको कहा जाता है? तो जैसे दो अवयव हैं, ये जीरो अवयव मैट्रिक्स नहीं है, शून्य अवयव नहीं है, और दूसरा जो अवयव बी है वो भी आपका शून्य अवयव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों का क्या करें, गुणा करें, ए बी करें, तो क्या आ जाता है? शून्य अवयव आ जाता है। क्या आ जाता है? शून्य अवयव आ जाता है। तो ए और बी को शून्य के भाजक कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट बता देते हैं, अगर कोई वर्ग अवयव है, ठीक है, वर्ग अवयव है, तो जैसे 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से, तो इस वर्ग अवयव, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं, या अवयव की ट्रेस, हिंदी में भी ट्रेस ही कहते हैं इसको, अवयव की ट्रेस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये भी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं आगे आता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। क्या होता है? किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग 1 + 2 + 3, इसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या फिर अवयव की ट्रेस। तो कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने क्लियर किए। ठीक है, तो आज के हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा? तो हमने संक्रियाएं पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा? संक्रिया, योग, व्यवकलन, गुणा, अदिश गुणा, ये पढ़ा। उसके बाद हमने परिवर्त, अवयव के परिवर्त के बारे में पढ़ा। फिर हमने उससे रिलेटेड 2 पार्ट किए थे, सममित और विषम सममित, उसके बारे में अच्छे से देखा। और फिर ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने सीखी हैं। तो यहाँ तक आपका जो मैट्रिक्स जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 जो आपकी प्रश्नावली है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, और इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपके इसको ऑफलाइन क्लासेस में इसको नहीं पढ़ाया जाए, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं आ रही है इस टॉपिक में वो जरूर बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।